करते हैं हम बोल्टर मॉडल की। ठीक है, इसके पहले हमने गॉर्डन मॉडल ख़त्म किया था, है ना। अब अपन बात करने वाले हैं बोल्टर मॉडल की, है ना। ये मॉडल दिया था प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर। ठीक है, वॉटर लिख गया, देखो ना यार। सो प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर, इन्होंने दिया था ये वाला मॉडल। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो शेयर की प्राइस होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ना। वो ध्यान से देखना आप, डिविडेंड अपॉन के प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के और होल डिवाइड बाय के। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर और होल डिवाइड बाय के, पर इसके पहले यहाँ के लगा दूँ। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लेकर लिखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ये, है ना। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? के ही है ना। तो मैं दोनों को ऐड करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के एंड होल डिवाइड बाय के। अब ये कैसे बनाया गया, क्या सोच थी उनको, उनकी क्या सोच थी इसको ऐसे बनाने के पीछे, है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि ये जो अपन ने वर्ड यूज़ करे हैं इनका क्या मतलब है। यहाँ पर डी मतलब आप जानते हैं भाई, डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, ई मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसके बाद डी तो बता ही चुका हूँ मैं, डिविडेंड पर शेयर। आर मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर बोलोग इसे IRR भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों बातें एक ही हैं, IRR बोलो या ROI बोलो, एक ही बात है। और के बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी बनती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। शेयर होल्डर ऐसे सोचते हैं कि यार यदि हम ये पैसा जो इस कंपनी में लगा के रखा है इसको कहीं और लगाते तो हम क्या कमा सकते थे। तो सपोज़ वो कहीं और पैसा लगाकर 10% कमा सकते थे, तो एटलीस्ट 10% तो इस वाली कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे ना जिसमें वो पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो वो उनका के ही बन जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ही कंपनी के लिए क्या है? के ई। ठीक है, जो शेयर होल्डर कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे वही कंपनी के लिए पे करना होगा और वही कंपनी के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसे डिस्काउंट रेट भी अपन बुला सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये फॉर्मूला क्या बता रहा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसे देखिए, ये जो डी है, डी मतलब है डिविडेंड। तो यार अपन ने जैसे बात करी थी, अपन ने परपेचुटी पढ़ा है ना, अपन ने कैपिटल वेस्टिंग पढ़ा, अपन ने उसमें ये बात करी कि किसी भी शेयर की आज वैल्यू क्या होना चाहिए, किसी भी शेयर की आज वैल्यू क्या होना चाहिए। उस शेयर से फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलेंगे, उस शेयर से फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलेंगे उनकी डिस्काउंटिंग करके आज पर ले आओ, वही जो वैल्यू होगी वो उस शेयर की होनी चाहिए। बताइए आप। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसकी आज की प्राइस क्या होनी चाहिए, कल उससे जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उन सबको डिस्काउंट करके, उनकी डिस्काउंटिंग करके आज पर ले आओ, वही आज वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो आपको किसी चीज़ की सही वर्थ जानना है तो उससे मिलने वाली फ्यूचर बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू आज आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है जो फ्यूचर में मिलने वाला है उस पर तो शेयर प्राइस डिपेंड करती ही है ना। तो ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, ये ऊपर वाला थोड़ा समझाने में इजी होगा। तो डिविडेंड जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको डिवाइड कर दिया हमने के ई से, तो मतलब फ्यूचर में मिलने वाले सारे डिविडेंड को आज पर ले आए, डिस्काउंटिंग कर दी। परपेचुटी का फॉर्मूला यही होता है ना,
कि मान लो सपोज़ आपको ज़िंदगी भर 10 रुपये मिलने वाले हैं 10% से, तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी, 100 रुपये। ठीक बात है। इसको चेक करने के लिए सीधा सिंपल बोलता हूँ मैं, बैंक में 100 रुपये जमा कर दूँ, अगर बैंक 10% से ब्याज देती है तो ज़िंदगी भर आपको 10 रुपये पर ईयर मिलते रहेंगे, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप। ओके, तो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड उनको आज पर ले आए, इतना इतना तो गॉर्डन मॉडल ने भी बोला था। अब देखो कुछ और भी कहा वॉल्टर ने, क्या कहा, उसने कहा देखो सपोज़ आपका ईपीएस है 10 रुपये, सपोज़ आपका ईपीएस है 10 रुपये, एक शेयर का अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपये, आपने उसमें से 6 रुपये बांट दिए, बताइए कितने बचे, 4 रुपये बच गए। उस 4 रुपये को क्या कहेंगे आप, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। ठीक बात है। अब उस 4 रुपये को आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उस 4 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे किस रेट से, आर से, मतलब ROI से। सपोज़ वो रेट है 20%। ठीक बात है। तो आपने 10 रुपया कमाए एक शेयर पर, उसमें से 6 रुपये बांट दिए पर शेयर, बचे 4 रुपये। उस 4 रुपये को आप 20% के रेट से इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक बात है। इन्वेस्ट कर देंगे तो 4 रुपये का 20% कितना आएगा, 0.8 आएगा। बताइए, ये 0.8 भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, ये 0.8 भी तो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। बताइए आप, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी तो हमें आज निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा शेयर की प्राइस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो डिविडेंड और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग जो आप बचा लेंगे। अगर आपने पूरा डिविडेंड नहीं बांटा और कुछ पैसा बचा लिया तो उसको जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो फ़ायदा होगा उस फायदे को भी तो आज पर लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, तो उसकी डिस्काउंटिंग करके भी हमें आज पर लाना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड बाय के ही कर दिया। अब एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक और बार डिवाइड बाय के ही क्यों करा, है ना। तो देखो मैं इसको डिराइव करके आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। अभी तो बस मैं एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहता था कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स की आज की वैल्यू, दूसरा जो आपने पैसा नहीं बांटा बल्कि रिटेन करके रख लिया उससे जो फायदे होंगे फ्यूचर में, उन सब की वैल्यू भी आज पर लाना है। ठीक है, और दोनों को अगर अपन आज पर ले आएंगे तो वही आज शेयर की प्राइस होना चाहिए, है ना। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब इसको अपन अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए यारो, चलो ऐसे समझते हैं अपन कि मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, अब वो क्या करती है, मान लो उसका जो ईपीएस है वो है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और उसका ईपीएस है हर साल का 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये 10 रुपये ऐसा चल रहा है ईपीएस। ठीक है, और उसमें से आपने क्या करा, मान लो आप डिविडेंड बांट देते हैं 6 रुपये। ठीक है, तो हर साल आप 10 में से 6 रुपये डिविडेंड बांट देते हैं। ठीक है, ये बांटते जा रहे हैं आप, हर बार 10 में से 6 चला गया, बचा कितना, बचा कितना भाई, यहाँ बचा 4 रुपये, यहाँ बचा 4 रुपये, सब जगह 4 रुपये बच जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रुपये क्या है आपका, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज़ एक तो इसको थोड़ा सा अपन इसको विड्थ कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, सपोज़ आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 20% है सपोज़, और आपका जो KE है, डिस्काउंटिंग रेट जो है वो है 10%। ठीक है, अब सुनिएगा क्या होगा। कंपनी ने 4 रुपये बचाए, इस 4 रुपये को कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी तो उस पर 20% का रिटर्न कमाएगी। तो 4 रुपये पर 20%, 4 रुपये पर 20% कितना हुआ, 4 × 20%, ये हुआ 0.8। तो इसका मतलब 0.8 सेकेंड ईयर से कंपनी को मिलने लगेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ, पहले साल में आपके पास 4 रुपये बचे, वो आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको दूसरे साल से 0.8 मतलब 80 पैसे मिलने लगेंगे। भाई 4 रुपये का 20% मिलने लगेगा। अच्छा, क्या पहले साल में मिलेगा, नहीं, पहले साल में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यार पहले साल के एंड में जब 4 रुपये बचा तब तो अपन ने लगाया, तो पहले साल के एंड में बचा था 4 रुपया तो वो लगा दिया, अब अगले साल वो रिटर्न देगा, है ना। तो नेक्स्ट ईयर से आपके पास 80 पैसे और आते जाएंगे, है ना। कब तक आएंगे, हमेशा। 4 रुपये आपने बचाकर कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, मान लो बैंक में जमा कर दिया और बैंक 20% रिटर्न देती है, तो 80 पैसा आता जाएगा। तो देखो
0.8 ऐसा चलता रहेगा। बोलो यारो, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो 4 रुपया था ये अब आपको हमेशा 80 पैसा रिटर्न देता रहेगा। सहमत हैं आप? ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे 4 रुपये की। ये जो 4 है जो अगले साल आप बचाएंगे, अगले साल फिर वही होगा, 10 कमाए 6 बांट दिए बचे 4, ये 4 रुपये भी आपको रिटर्न देगा। ये सेकेंड ईयर के एंड में बचा है तो ये रिटर्न कब देगा? थर्ड ईयर में देगा। तो थर्ड ईयर से ये कितना देगा? 4 रुपये का 20%, कितना? 0.8 समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? ठीक है। फिर अपन ये तीसरी वाली की बात करते हैं। ये जो थर्ड ईयर में आपके पास 4 रुपये बच रहे हैं, भाई 10 रुपये कमाए तीसरे साल में, 6 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 रुपीज़ बच गए, तो उसको फिर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? फिर आपके पास 20% का रिटर्न आएगा। तो क्या होगा? यहाँ से आपके पास 80 पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो 0.80 है ना, ऐसा चलता रहेगा हिसाब। ठीक है, डन। अब सर ध्यान से सुनना, अब जो बोलने वाला हूँ है ना, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि यार कैसे फॉर्मूला बनाया गया। आप ऐसे समझना, ये जो 80 पैसे हैं ये आपको अब ज़िंदगी भर मिलने वाले हैं। हाँ सर, ये ज़िंदगी भर मिलने वाले हैं। तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी? मतलब फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू क्या होगी? 80 पैसा हमेशा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो परपेचुटी लगा दे अपन, कोई अमाउंट हमेशा मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 0.8 डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट। तो 0.8 और डिस्काउंट रेट कितना है अपना? 10%, ये रहा है ना। तो 0.8 डिवाइड बाई 0.1, ये आ रहा है 8 रुपये। तो ये 8 रुपये आपको मिलेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। सोच लीजिए आप, ये जो 8 रुपये हैं, सॉरी 80 पैसे जो हैं, इन सब की आज की वैल्यू क्या आ रही है? अगर 10% से डिस्काउंटिंग कर दें तो 8 रुपये। सहमत हैं आप मेरी बात से? ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, आपका जो थर्ड ईयर में 80 पैसा मिलना शुरू हुआ था वो थर्ड ईयर से अब इनफाइनेट टाइम तक मिलता रहेगा। देखो 80 पैसा ये भी हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा, ये ऊपर वाले तो मिलते ही रहेंगे, ये ऊपर वाले मिल रहे हैं इस वाले 4 के, और ये जो रेड वाले 80 पैसे मिल रहे हैं ये सेकंड ईयर के 4 रुपये वाले, है ना। ठीक है, तो यारो देखना अपन कहाँ थे? हाँ, ये जो रेड में लिखे ना अपन ने, रेड में 80 पैसा, ये भी अब आपको लाइफ टाइम तक मिलने वाले हैं। इनकी आज की वैल्यू क्या होगी? इनकी आज की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, जो आपको सेकंड ईयर पर मिलेगी? भाई सेकंड ईयर के एंड में लगाया और थर्ड ईयर से हमेशा आपको 80 पैसा मिल रहे हैं अब, तो वही 80 पैसा डिवाइड बाई 10%, तो मतलब 8 रुपये देखा जाए तो आज की वैल्यू आ जाएगी 80 पैसा डिवाइड बाई 0.10। ठीक है। ऐसे ये जो येलो वाले आपको 80 पैसे दिख रहे हैं ये भी लाइफ टाइम तक मिलने वाले हैं, तो इनकी आज वैल्यू क्या होगी? अगेन 8 रुपये, 80 पैसा डिवाइड बाय 0.10। समझ रहे हैं? तो ये सीरीज बनता चला जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है, एक्चुअली क्या हुआ है। एक्चुअली ऐसा हो गया कि आपको हर साल डिविडेंड तो मिल ही रहा है, तो फ्यूचर बेनिफिट डिविडेंड तो मिल ही रहे, तो उनको तो आज पर लाना ही है। भाई अपन क्या बोलते हैं, आज की वैल्यू किसी भी चीज़ की क्या होगी? उससे मिलने वाली फ्यूचर बेनिफिट्स की आज की वैल्यू, फ्यूचर बेनिफिट्स को डिस्काउंट करके आज पर ले आओ, तो डिविडेंड तो मिल रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब फॉर्मूले पर आ जाओ। देखो फॉर्मूला क्या था, यहाँ लिख कर बताता हूँ, D/K प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन के और अपॉन के, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो डिविडेंड की जगह आ जाएगा 6 रुपये, के की जगह आ जाएगा 0.10। तो फ्यूचर में डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो उनकी आज की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? डिस्काउंटिंग कर दी, 6 डिवाइड बाई 0.10। अब आप सोचो इस 6 के साथ साथ एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें मिल रही है, और वो क्या है? 8 रुपये हर साल। देखो आप फर्स्ट ईयर में मिल रहे हैं 8 रुपये, हाँ। सेकंड ईयर में मिल रहे हैं 8 रुपये, हाँ। थर्ड ईयर में मिल रहे हैं 8 रुपये, हाँ। हर साल में ये 8 रुपये भी मिल रहे हैं। और ये क्या है? फ्यूचर में मिलने वाली, मतलब फ्यूचर में जो कंपनी कमाने वाली है रिटेन अर्निंग पर, उसकी वैल्यू आज की, है ना। लेकिन एक बात है सर, ये 8 रुपये कंपनी शेयर होल्डर को थोड़ी ना दे रही है। शेयर होल्डर को तो केवल डिविडेंड दिया है, तो भले ही नहीं दे रही, पर उसके ओनर कौन है? ओनर तो शेयर होल्डर है ना। और कहीं ना कहीं इस बात का बेनिफिट शेयर होल्डर को कैसे मिलता है? जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करती है ना, और उसको इन्वेस्ट करके बहुत सारा जब कंपनी कमाती है, तो उसका इफेक्ट ना शेयर की प्राइजेस में दिखता है। तो शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो ही जाता है ना। तो 6 रुपये तो इन हैंड मिल ही रहे हैं, और 8 रुपये कहीं ना कहीं कंपनी कमा रही है हर साल, जो शेयर होल्डर को भले ही नहीं दिए।
ठीक बात है, लेकिन है तो शेयर होल्डर की, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये 8 रुपये भी तो मिल ही रहे ना, बोलो यार। तो इनकी भी तो हमें आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ध्यान से सुनना, हमने क्या करा था, कंपनी ने कमाए 10 रुपये, उसमें से बांट दिए 6 रुपये, बचे कितने, 4, ठीक है। 4 बचे, उस 4 को इन्वेस्ट करा कितने परसेंट से, 20% से, तो 0.20 करा। तो 4 इंटू 0.20 करा तो कितना है, 0.8। फिर 0.8 की आज की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, 0.10 करा, या डिवाइड बाय 10% कर दो, 0.10 करा आपने, तो कितना है, ये 8 रुपये आ गए। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि 8 अगर आपको ज़िंदगी भर मिलने वाले हैं, अगर आपको 8 रुपये ज़िंदगी भर मिलने वाले, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। तो वही इस सब का क्रक्स क्या निकला, ये ऊपर वाले पूरे का क्रक्स क्या निकला, 8 रुपये। सोचो आप, 10 - 6 4 इंटू 0.20, 0.80, 0.8 डिवाइड बाय के, मतलब 0.10 कर दो आप, तो 8 ही तो आ रहा है। और ये 8 हम आपको लाइफ टाइम तक मिलने वाले हैं, मतलब कंपनी कमाने वाली है, एक तरीके से कंपनी के पास आने वाले हैं ये 8 रुपये। तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय के। समझे आप बात को। तो 2 बार के डिवाइड क्यों करा, समझ में आ रहा है आपको, यही सबसे स्पेशल चीज़ है ना। तो ऐसी सोच पर ये बनाया गया आपका फॉर्मूला। देखो, ये अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो या फिर आप भूल जाएं कि ये कैसे बनाया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको कभी इसकी। बस मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपको ऐसा ना लगे कि यार ये अजीब सा क्यों दिख रहा है, 2 बार के से क्यों डिवाइड किया गया है ना। तो क्यों 2 बार डिवाइड करा गया, एक बार तो ये इन सबको आज पर लाने के लिए किया गया था, है ना। और इससे क्या निकल आया, इससे क्रक्स ये निकल आया कि हर साल 8 रुपये आपको क्या करना है, मिलने हैं। कंपनी को हर साल 8 रुपये और मिलने हैं, और वो कहाँ से मिलने हैं, रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट करके जो थोड़ा थोड़ा पैसा जिंदगी भर कमाने वाले हैं, उसकी आज की वैल्यू निकाली अपन ने, है ना। 80 पैसे की आज की वैल्यू 8 रुपये, ये 80 पैसे, ये 80 पैसे, इनकी वैल्यू भी 8 रुपये, ये 80 पैसे, इनकी वैल्यू भी 8 रुपये, है ना। तो अब 8 रुपये जिंदगी भर मिलने हैं, तो उनकी आज की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने के लिए हमने क्या करा है, एक बार और डिवाइड करा है के से, ठीक है, ओके। तो अब आपको फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे बनाया गया, ठीक बात है। तो ये तो हो गया आपका कि फॉर्मूले को डिराइव करने जैसा कि कैसे अपन ने उसको बनाया है, ठीक है। तो शेयर की आज की वैल्यू एज पर वॉल्टर मॉडल, फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू निकाल दीजिए, वही क्या है, P0 है, ठीक है, डन। तो ये था अपना वॉल्टर मॉडल। अब वॉल्टर ने क्या क्या कहा उसकी और बातें सुनो। वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा, वॉल्टर मॉडल प्रपोज्ड या प्रपोजेस, क्या क्या प्रपोज करता है वो, क्या क्या कहता है। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आपका, ध्यान से सुनना ये है ना, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका आर मतलब ROI इज ग्रेटर देन के, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन के, मतलब कंपनी अगर 20% से कमा सकती है और शेयर होल्डर केवल 10% से कमा सकते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, बताइए। ऐसे केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो पता है कितना रहना चाहिए, 0%, नील या 0% लिख देता हूँ, 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपको कुछ भी बांटने की ज़रूरत नहीं है। बताइए क्यों नहीं बांटना चाहिए आपको, क्योंकि अगर अपन मतलब कंपनी 20% से कमा सकती है तो कंपनी को ही कमाने दो ना, शेयर होल्डर को दे देंगे वो 10% से कमाएंगे, तो इससे अच्छा कंपनी को 20% से कमाना चाहिए, है ना। तो अगर कंपनी ऐसा करती है तो इससे शेयर होल्डर को ही फ़ायदा होगा, ठीक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा कंपनी कमाएगी वो भी किसका है, शेयर होल्डर का है ना, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, यदि R छोटा है के से, मतलब शेयर होल्डर कमा सकते हैं 10% से और कंपनी की कंडीशन ये है कि वो 8% से ही कमा पाएगी, तो ऐसे केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को शेयर होल्डर से कहना चाहिए कि यार देखो तुम्हारा पैसा जो हमने कमाया है वो हम तुमको ही बांट देते हैं, क्योंकि अगर हम कमाएंगे तो हम तो 8% से कमा पाएंगे, इससे अच्छा आप अपना पैसा आप ही रख लो, आप 10% से कमा लेना, है ना। तो ऐसे केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 100%, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं जो वॉल्टर मॉडल ने कही कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट वाली है और अगर आप 0% पे आउट रखते हैं
तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उनकी वेल्थ बढ़ाने में फेवर में डिसीजन ले रहे हैं आप, है ना। सेकंड केस में अगर कंडीशन सेकंड केस वाली है और अगर आप 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो रखते हैं तो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी, है ना, शेयर के प्राइसेस बहुत आगे जाएंगे, है ना। एंड फाइनली अगर R इक्वस टू KE है, मतलब शेयर होल्डर खुद से कमाए तो भी 10% कमा सकते हैं और कंपनी शेयर होल्डर का पैसा लगाए कहीं इन्वेस्ट करे तो भी 10% से कंपनी कमा सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप कुछ भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो नो इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑन P0 या शेयर के प्राइस पर, है ना। P0 मतलब शेयर के आज का प्राइस, है ना। तो फिर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखें, शेयर का प्राइस चेंज नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वॉल्टर मॉडल, है ना। ऐसी कुछ बातें अपन ने गॉर्डन मॉडल में भी कही थी, है ना। ओके, तो वॉल्टर मॉडल में तो ये चीज़ें वो पूछता ही रहेगा, है ना। हर क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, है ना। और अपन प्रूव करके भी बताएंगे कि देखो अगर अपन पहली वाली कंडीशन में 0% पे आउट रेशियो रखते हैं तो आपके शेयर की प्राइस ज़्यादा होगी। अगर आप पहले केस में 100% पे आउट कर देंगे ना तो देखना आपकी शेयर की प्राइस कम आएगी। तो ये सब चीज़ें अपन प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अभी तो क्या है कि आपको बस मैं समझाना चाह रहा था कि वॉल्टर मॉडल ने कहा क्या है, ठीक बात है। सो आपको फॉर्मूला दिमाग में आ गया। फॉर्मूला क्या कह रहा है, D/KE प्लस E माइनस D, मतलब आपने रिटेन्ड अर्निंग कितना रखा, तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, नेट इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग। उसको इन्वेस्ट करेंगे किस रेट से, ROI से, फिर उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे KE से, तो वो 8-8 रुपये आ जाएंगे डिस्काउंटिंग करने के बाद, है ना। और उन सब 8 की डिस्काउंटिंग करके आज पर लाने के लिए हम एक बार और डिवाइड बाई KE करेंगे, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, KE यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा D प्लस E माइनस D इंटू R, और KE डिवाइड करना भूल गया यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ आ जाएगा KE और होल डिवाइड बाय KE। तो कुल मिलाकर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो एकदम बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, है ना। तो जो भी कंक्लूजन अपन ने निकाला है वॉल्टर मॉडल से उसकी अंडरस्टैंडिंग अपन क्वेश्चन नंबर 5 को करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है, XYZ लिमिटेड विच अर्न ₹10 पर शेयर इस कैपिटलाइज 10%, ठीक है, मतलब KE कितना है 10%, EPS कितना है 10 रुपये, ROI कितना है 12%। डिटरमाइन द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ शेयर एट द पे आउट, ठीक है। आपसे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो भी पूछा है और उस पे आउट पर डिविडेंड का शेयर का प्राइस क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब बताइए P0 बराबर होता क्या है, पहले तो ये बताइए P0 बराबर क्या होता है। ये होता है D/KE प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन KE और एक बार और अपॉन KE, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है ही नहीं, मतलब अपन को मन से लेना है, ठीक है। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो अपन डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी फ़िलहाल 0 ले लेते हैं, है ना। तो अपन यहाँ लिख देते हैं एट 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड नहीं बांटा है, पूरा का पूरा रिटर्न करके रख लिया है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड 0 क्योंकि बांटा ही नहीं आपने कुछ, तो अपॉन KE 0.10, यही था KE। अब कुछ भी डिवाइड कर दो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 डिवाइड बाय कुछ भी करो 0 ही आएगा, है ना। प्लस E कितना था अपना 10 रुपये पर शेयर, D कितना है 0, बांटा तो कुछ है ही नहीं, और उसको किस रेट से हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो रेट क्या है अपना R क्या है अपना, कितना परसेंट दिया था इन्होंने 12%, है ना। तो इंटू 0.12 डिवाइड बाई KE कितना है 0.10,
और यहाँ पर भी कितना है 0.10। ठीक बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 0.12, 10 इंटू 0.12 ये आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 0.10 और होल डिवाइड बाय 0.10, ये आ रहा है 120 रुपये। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। बताइए कैसे होगा ये -0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो 10 इंटू 0.12 कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 0.10 करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 डिवाइड बाय ये वाला 0.10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। ठीक बात है। और इधर साइड तो वैसे भी 0 आना था, है ना, तो कोई बात ही नहीं। तो ये आ गया आपका 120 रुपये। ये कब आ रहा है? जब आप कुछ भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपन डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा कर देखते हैं। ठीक बात है। अगर मैं बात करूं एट 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर मैं 25% पे करूं तो क्या होगा? ठीक बात है, सुनिएगा ध्यान से। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और आप देखते हैं P0 क्या आता है। ठीक है, अभी कितना आया था P0 120। अब देखते हैं क्या आता है। P0 इक्वल्स टू डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 25%, तो 10 रुपये हमने कमाया था, तो 10 रुपये का 25% अगर हम बांटते हैं तो कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाय के कितना है 0.10 प्लस ई कितना था 10 रुपये, उसमें से बांटा कितना 25% मतलब 2.5 इंटू उसको इन्वेस्ट करेंगे 12% से डिवाइड बाय के कितना है 0.10 और यहाँ पर भी 0.10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 0.1 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, प्लस अब इस पूरी को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 10 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 0.12 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आया 0.9 डिवाइड बाय करिए 0.10 तो आ रहा है 9। अब 9 डिवाइड बाय कर दीजिए 0.10 तो ये आएगा कितना 90। तो 90 और 25 कितना हो जाएगा आपका ये 115। ओ माय गॉड, शेयर का प्राइस तो घट चुका है। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो इसका रीज़न मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखो, अगर अपन ने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपका जो आर है, क्या है आर, रिटेन अर्निंग रेशियो है, अगर ये ज़्यादा, रिटेन अर्निंग रेशियो नहीं, माफ़ी चाहूँगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है के से, तो ऐसे केस में आपका पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? इस कंडीशन में आपका पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए बताइए? अभी तो सिखाया था। अगर कंपनी ज़्यादा रेट से कमा सकती है तो कंपनी को बांटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक बात है, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए 0। अगर 0 होगा तो ही प्राइस बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक बात है। अपने केस में क्या हो रहा है, ये है 12% अपना आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के कितना है केवल 10%। तो इसका मतलब पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए 0। तो जब हमने पे आउट रेशियो 0 रखा तब प्राइस 120 आ रहा है। हमने 25% भी बांट दिया ना, हमने 25% भी बांट दिया ना, तो प्राइस घटकर कितना हो गया 115। अपन और ज़्यादा बांटते हैं। देखो, नियम के हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। अब आप जितना कम बांटोगे उतना अच्छा है, अगर आप ज़्यादा बांटोगे तो आपका प्राइस घटता चला जाएगा। ठीक बात है। सपोज अपन 50% पे आउट ले लेते हैं, तो एट 50% पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, ओके। इस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। अब P0 कितना आएगा? अगर 50% बांटेंगे तो 10 का 50% 5 डिवाइड बाय 0.10 प्लस 10 में से आपने 5 बांट दिया, उसको इन्वेस्ट करेंगे 0.12 से डिवाइड बाय 0.10 एंड फाइनली डिवाइड बाय 0.10। इसको सॉल्व कर पाएंगे आप चाहें तो एक ही बार में पूरा कैलसी में कर सकते हैं ना। सो 5 डिवाइड बाय 0.10 कितना आया 50 आया। ठीक है, इधर आ जाए कितना 50। आप चाहें तो उसको एम प्लस में डाल सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 50 प्लस, अब क्या करना है 10 माइनस 5 इंटू 0.12 0.6 आएगा डिवाइड बाय 0.10 6 आ जाएगा डिवाइड बाय 0.10 कितना आ रहा है 60। एम प्लस में डाल दीजिए वापस से, MRC करेंगे तो ये आएगा 110। बोलो यारो, तो P0 कितना आ रहा है 110। तो जैसे ही आपने पे आउट रेशियो बढ़ाया, जैसे ही आपने पे आउट रेशियो बढ़ाया, आपका प्राइस और कम हो गया। ठीक बात है। और आगे चलते हैं।
हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को और बढ़ा देते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 100% ही कर देता हूँ, एट 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो यार अभी बांटना कितना था, बिल्कुल नहीं बांटना था, 0% बांटना था कंडीशन के हिसाब से, और आप तो ज़्यादा से ज़्यादा बांटे जा रहे हो, 100% ही बांट दिया आपने। तो क्या होगा देखिएगा, P0 इक्वस टू क्या होता है, डी अपॉन, तो डी तो पूरा हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर था 10 रुपये, पूरा 10 का 10 बांट दिया, तो 10 अपॉन 0.10 प्लस 10 माइनस 10, 10 था अर्निंग पर शेयर, 10 ही था डिविडेंड पर शेयर, आपने पूरा बांटा था, इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.10 होल डिवाइड बाई 0.10। तो भाई साहब ये तो यहीं से जीरो हो जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो। अब उसको किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर जीरो ही आना है। तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, 10 अपॉन 0.10 कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। तो अगर आप कुछ बचाएंगे नहीं, उसको कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो आप कभी ग्रो ही नहीं करेंगे, तो आपका शेयर प्राइस भी कभी नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो P0 आ रहा है 100। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट KE से ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा रेट से कमा सकते हो तो शेयर होल्डर को मत बांटो, आप खुद ही कमाओ और शेयर होल्डर को इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट पहुंचाओ। ठीक बात है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इस कंडीशन में होना था 0, इसलिए 0% पर P0 सबसे ज़्यादा आ रहा था 120। उसके बाद देखो जैसे जैसे पे आउट बढ़ता चला गया, अपना जो प्राइस है वो भी क्या होता चला गया, कम होता चला गया, है ना। तो ये था एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन, है ना। एक आध और कर लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं ना, एक आध और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो अपन कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वोल्टर मॉडल में अपन उठा लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। वैसे देखा जाए तो अपनी बात हो चुकी है ना। तो अपन उठा लेते हैं, चलो यही उठा लेते हैं, अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी कितनी है, 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 60%। मतलब जो भी अर्निंग पर शेयर होता है उसमें से हम 60% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 40% बचा लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 1 लाख। बस यहीं पर मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देना है। कंपनी ने टोटल कमाया 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 1 लाख। बताइए नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, बताइए अर्निंग पर शेयर क्या होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख मतलब 5 रुपये। तो EPS कितना हो गया, 5 रुपये। 5 रुपये का 60% आप बांटोगे, कितना आएगा, 5 का 60% आप बांटोगे, आ जाएगा 3। मतलब रिटेन अर्निंग कितना है आपका, 2 रुपये। सो ये हो गया आपका DPS डिविडेंड पर शेयर, और ये क्या हो गया, 2 रुपये, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, REPS नहीं। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब छोटा r, है ना, और यहाँ लिख दे रहा हूँ KE, ये है 15%। ठीक है, अच्छा बस ये दोनों चीज़ें देखकर बताओ क्या करना चाहिए। अगर कंपनी कमाए तो कंपनी कमा सकती है 15% से, और अगर वो पैसा शेयर होल्डर को बांट दे तो वो कमा पाएंगे केवल 12% से। बताओ क्या करना चाहिए, कितना रखना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, 0%, नहीं बांटना चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा अच्छा कमा सकती है। आपसे पूछा है बताओ मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या होनी चाहिए वोल्टर मॉडल के हिसाब से, है ना। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, P0 बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, D/KE प्लस E माइनस D। तो आ गया रिटेन अर्निंग, इसको इन्वेस्ट करेंगे छोटा r से, डिवाइड बाय KE, और फिर डिवाइड बाय KE। डिविडेंड कितना आ रहा था अपना, डिविडेंड पर शेयर आ रहा था 3 रुपये। ठीक है, KE कितना है, 0.12, देखो 0.12 ही था, हाँ सर। प्लस अर्निंग कितना था, अर्निंग पर शेयर कितना था आपका, 5 रुपये। उसमें से आपने डिविडेंड कितना बांट दिया, 3 रुपये, तो बचा कितना, 2 रुपये। उसको इन्वेस्ट करेंगे आप 0.15 से, देख लो भाई ROI 15% था। ओके, डिवाइड बाय KE 0.12 और होल डिवाइड बाय 0.12। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए, 3 डिवाइड बाय 0.12, ये आ रहा है 25। मैंने यहाँ लिख भी दिया और उधर M प्लस में भी डाल दिया। फिर 5 माइनस 3 2 आएगा, अब 2 इंटू 0.15 आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.12, और फिर से डिवाइड बाय 0.12, तो ये आ रहा है 20.833, 20.833। ठीक बात है, तो इसको भी M प्लस में डाल दिया, है ना। तो पहले तो यहाँ लिख देता हूँ 20.833,
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45.833, ये आएगा आपका P0। बोलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम सिंपल तो है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने रिक्वायरमेंट में, क्या था एक और, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वोल्टर मॉडल। बताइए वोल्टर मॉडल के हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए था, है ना। ये आरटीबी में पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, है ना। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो भाई अगर 15% आपका आर है और 12% है आपका के, मतलब आर आपका के से बड़ा है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था, 0%। आपको कुछ भी पे ना करते आप तो आपका P0 सबसे ज़्यादा आता, पर आप अभी कितना पे कर रहे हैं, आप तो अभी 60% पे कर रहे हैं ना। तो अपन कहेंगे कि सिंस आर इज ग्रेटर देन के, द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी या फिर विल बी 0%, है ना। एंड P0 एट दिस पे आउट रेशियो विल बी, और उसको अपन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो वो अपन देख लेते हैं, लिख देते हैं ना। ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम क्या लिख देंगे, सिंस आर ओ आई इज ग्रेटर देन के, देयरफॉर एज पर वोल्टर मॉडल, एज पर वोल्टर मॉडल ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0%, ठीक है। एंड द प्राइस या फिर P0 एट दिस पे आउट रेशियो विल बी एज फॉलोज। कितनी होगी प्राइस, निकाल देते हैं। P0 बराबर, कब निकालना है, अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखें, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से डिविडेंड 0 हो गया डिवाइड बाय के, मतलब 0.12 प्लस अर्निंग थी आपकी कितनी, 5 रुपये, उसमें आपने बांटा कितना 0, ठीक है। उसको इन्वेस्ट करेंगे आप 0.15 से, डिवाइड बाय 0.12 होल डिवाइड बाय 0.12। इसको सॉल्व करिए, ये इधर वाला तो नील ही हो गया, है ना, बस उधर का ही सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 तो आ रहा है 6.25 डिवाइड बाय 0.12, तो ये आ रहा है 52.088। यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर 52.08083। देख लीजिए आप, प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यस सर। पहले प्राइस आ रहा था कितना 45, अब प्राइस कितना आ रहा है 52। प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, है ना। तो अगर आप वोल्टर मॉडल की बात मानेंगे तो वो प्रूव करके बता रहा है आपको कि कैसे प्राइस बढ़ जाता है अगर आप कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही डिविडेंड पे आउट करते हैं तो, ठीक है। सो ये था अपना क्या, वोल्टर मॉडल। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में आपके लिए करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं। आप करना कौन सा, इसमें क्या है ट्रेडिशनल, नहीं, बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं खुद ही कराऊंगा, है ना। ओके।